भैया अगर आज आप गोल्ड खरीदने का सोच रहे हो तो 1 मिनट रुक जाओ। गोल्ड का दाम 1.5 लाख पर 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। और यहां सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि गोल्ड और महंगा होगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको इतने हाई प्राइस पर गोल्ड खरीदना भी चाहिए। क्योंकि जब गोल्ड सस्ता था तब बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, और अब जब गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ चुका है तो लोग सोच रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए। लेकिन भैया अगर आप सिर्फ ये सोचकर गोल्ड खरीद रहे हो कि सब खरीद रहे हैं, मुझे भी खरीदना चाहिए, तो यहां पर आपको रुक कर सोचना चाहिए। भैया आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि गोल्ड इतना महंगा क्यों हुआ, गोल्ड के प्राइस को कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का गोल्ड से क्या कनेक्शन है, और सेंट्रल बैंक गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में गोल्ड की डिमांड कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, वेट करना चाहिए, या अगर आपके पास पहले से ही गोल्ड है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले करंट सिचुएशन को समझते हैं भैया। अभी इंडिया में 24 कैरेट गोल्ड यानी जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म गोल्ड है उसका प्राइस रफली 1.5 लाख पर 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। मतलब अगर मैं आज की बात करूं तो एक्चुअली प्राइस सिटी, ज्वेलर और मार्केट के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड का प्राइस बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगा, गोल्ड का प्राइस हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। अगर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है तो बीच में कुछ टाइम के लिए प्राइस नीचे भी आ सकता है। इसलिए अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो तो सिर्फ यह देखना कि गोल्ड बहुत बढ़ गया है इनफ नहीं है। आपको यह समझना होगा कि गोल्ड इतना बढ़ा क्यों है और आगे इसको सपोर्ट देने वाली चीजें क्या है। गोल्ड का प्राइस बढ़ने का एक सिंगल रीजन नहीं होता है भैया। दुनिया में जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, कंट्रीज के बीच में चाहे टेंशन बढ़ती है या इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न होता है, इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ा चेंजेस एक्सपेक्टेड होते हैं, या भैया इन्वेस्टर को लगता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है, तो उसी टाइम गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। गोल्ड को दुनिया भर में एक ऐसा एसेट माना जाता है जिसे लोग अनसर्टेन टाइम में अपना पोर्टफोलियो के एक हिस्सा बनाकर रखना पसंद करते हैं। मतलब भैया गोल्ड ऐसा चीज है, सब लोग चाहते हैं कि हम इसको अपने पास थोड़ा सा रखें। इसका मतलब यह नहीं कि गोल्ड हमेशा प्राइस बढ़ाएगा, बस इतना समझिए कि जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड में इंटरेस्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ सकती है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है सेंट्रल बैंक की गोल्ड बाइंग। सेंट्रल बैंक यानी कंट्रीज में बैंक रिसेंट ईयर्स में गोल्ड खरीद रहे हैं। जब सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व का एक हिस्सा गोल्ड में रखते हैं तो गोल्ड की डिमांड को सपोर्ट मिल सकता है। सेंट्रल बैंक के लिए गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये उनके रिजर्व का एक एसेट है। देखिए भैया, कंट्रीज अपने रिजर्व को अलग अलग एसेट में रखना चाहती है ताकि उनका पूरा पैसा एक ही जगह डिपेंड ना रहे। इसी वजह से सेंट्रल बैंक बाइंग गोल्ड के लॉन्ग टर्म डिमांड के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुकी है। अब आते हैं भैया अमेरिका के इंटरेस्ट रेट पर। आप सोच सकते हो कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट और इंडिया में गोल्ड का क्या कनेक्शन, आप सोच ही रहे होंगे। देखिए भैया, कनेक्शन तो है और काफी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। देखिए, गोल्ड आपको एफडी की तरह रेगुलर इंटरेस्ट नहीं देता, इसलिए इन्वेस्टर जब ऐसे इन्वेस्टमेंट देखते हैं जहां उन्हें अट्रैक्टिव इंटरेस्ट मिल सकता है तो गोल्ड की कंपैरिजन उन इन्वेस्टमेंट के साथ होती है। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हाई रहता है तो कुछ इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देने वाले इन्वेस्टमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं, लेकिन जब मार्केट को लगता है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। इसी वजह से अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन गोल्ड के प्राइस पर इफेक्ट डाल सकता है। इसको और सिंपल बनाकर समझो, अगर आपको किसी सेफ इन्वेस्टमेंट में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप सोचेंगे कि पैसा वहां रखा जाए, लेकिन अगर वहां मिलने वाला इंटरेस्ट कम हो जाए तो आप दूसरे ऑप्शन भी देखते हो। गोल्ड उन ऑप्शन में से एक हो सकता है। इसीलिए गोल्ड के प्राइस को समझने के लिए सिर्फ इंडिया की गोल्ड ज्वेलरी डिमांड देखना इनफ नहीं है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट,
डॉलर, इन्फ्लेशन और दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब भैया अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में गोल्ड का इमोशनल और कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं देखा जा रहा है, गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के रूप में भी यूज करने वाले इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है। अगर रिसेंट डेटा को देखें ना भैया, तो इंडिया में गोल्ड की टोटल डिमांड बहुत स्ट्रांग रही है और इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदने में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है। इसका मतलब यह है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने के बाद भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको समझना है जो कि बहुत जरूरी है। ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट गोल्ड एक चीज नहीं है। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो तो आपको मेकिंग चार्जेस और दूसरे चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। बाद में सेल करते वक्त आपको वही अमाउंट मिले ये जरूरी नहीं है। ज्वेलरी में डिजाइन और पर्सनल यूज का भी वैल्यू होता है, इसलिए ज्वेलरी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदना सेफ अप्रोच नहीं है। अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट है तो फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ईटीएफ जैसा ऑप्शन भी अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन किसी भी ऑप्शन को सिर्फ नाम देखकर चूज नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, चार्जेस क्या है और क्या वो आपके इन्वेस्टमेंट गोल के लिए सुइटेबल है भी या नहीं। गोल्ड का फॉर्म बदलने से इन्वेस्टमेंट का बेसिक प्रिंसिपल नहीं बदलता। पहले पर्पस समझो, फिर ऑप्शन चूज करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भैया, क्या गोल्ड अभी और महंगा हो सकता है? हाँ भैया, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन क्या कोई गारंटी दे सकता है कि गोल्ड 2 लाख पर 10 ग्राम जरूर पहुंच जाएगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। मार्केट में फ्यूचर प्राइस को एग्जैक्ट नंबर के साथ प्रेडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट देने वाले फैक्टर्स अभी भी हो सकते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक बाइंग, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन कंसर्न और इंटरेस्ट रेट में फ्यूचर चेंजेस। लेकिन ऑपोजिट साइड पर कुछ फैक्टर्स गोल्ड को नीचे भी ला सकते हैं। अगर भैया ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, इन्वेस्टर को रिस्क लेने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड से ज्यादा हाई रहते हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है, तो गोल्ड की डिमांड पर प्रेशर आ सकता है। और अगर गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा है तो कुछ इन्वेस्टर्स प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में गोल्ड का प्राइस नीचे आ सकता है। इसलिए यह एज्यूम करना गलत होगा कि गोल्ड अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा। आप मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी गोल्ड है, क्या प्राइस हाई होने की वजह से आपको तुरंत सेल कर देना चाहिए? जरूरी नहीं है। अगर आपने गोल्ड को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखा है और आपके ओवरऑल फाइनेंस प्लान में गोल्ड का रोल है, तो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट देखकर डिसीजन बदलना सही नहीं है। अभी के लिए गोल्ड को हर दिन चेक करना भी जरूरी नहीं है। आपको पहले यह समझना चाहिए कि आपने गोल्ड किस पर्पस के लिए रखा है। और अगर आप अब गोल्ड खरीदना चाहते हो तो पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि गोल्ड कल कितना का होगा। पहले सवाल होना चाहिए कि मैं गोल्ड क्यों खरीद रहा हूं। अगर आंसर ज्वेलरी है तो आपका डिसीजन पर्सनल यूज से रिलेटेड है। अगर आंसर इन्वेस्टमेंट है तो आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखना होगा। भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी सारी सेविंग्स गोल्ड में मत डाल देना। गोल्ड यूजफुल एसेट हो सकता है, लेकिन गोल्ड आपको पूरे फाइनेंशियल प्लान का रिप्लेसमेंट नहीं है। इमरजेंसी के लिए अलग पैसे होना चाहिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए अलग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और गोल्ड का एक अलग रोल हो सकता है। आपको कितना गोल्ड रखना चाहिए इसका एक फिक्स नंबर हर पर्सन के लिए नहीं है। ये आपकी इनकम, गोल्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट और रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर कोई आपको बोलता है कि हर पर्सन को एग्जैक्टली 10% या 15% या 20% गोल्ड रखना ही चाहिए, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना। किसी दूसरे पर्सन का फाइनेंशियल प्लान आपके लिए ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो सकता। देखिए भैया, आपकी सिचुएशन अलग है, आपके गोल्स अलग है और आपका पैसा भी अलग है। आप अपने अकॉर्डिंग कमाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो इन्वेस्टर करते हैं वो है फोमो में इन्वेस्टमेंट करना, मतलब डर के मारे या जो भी चीज। जब प्राइस बढ़ती है तो लगता है कि अगर अभी मैंने नहीं खरीदा तो चांस शायद हाथ से चला जाएगा। इसी फीलिंग की वजह से लोग कभी कभी हाई प्राइस पर बिना प्रॉपर प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जब प्राइस नीचे आता है
तो वही लोग पैनिक करके सेल कर देते हैं। इस तरह प्रॉब्लम गोल्ड नहीं होता, प्रॉब्लम होता है बिना प्लान के डिसीजन लेना। इसीलिए भैया गोल्ड के केस में आपको दो एक्सट्रीम से बचना है। सिर्फ इसलिए मत खरीदो क्योंकि गोल्ड बहुत बढ़ गया है, और सिर्फ इसलिए मत बेचो क्योंकि कुछ दिन बाद प्राइस नीचे आ जाएगा शायद। पहले अपना पर्पस समझो, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखो और फिर डिसीजन लो। ये बात थोड़ा कड़वा है लेकिन ये सच है। तो भैया पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि गोल्ड को फोमो में मत खरीदो और फियर में मत बेचो। गोल्ड एक यूजफुल एसेट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी भी प्राइस पर गोल्ड खरीदना चाहिए। गोल्ड के प्राइस को समझने के लिए ग्लोबल सिचुएशन, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डॉलर्स, सेंट्रल बैंक बाइंग और इन्वेस्टर डिमांड जैसी फैक्टर को समझना जरूरी है। और एक लाइन भैया हमेशा याद रखना, गोल्ड खरीदने से पहले यह मत पूछना कि कल गोल्ड कितना का होगा। पहले पूछना कि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल्ड का काम क्या है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मार्केट में प्राइस ऊपर जाए या कुछ टाइम के लिए नीचे आए, आप ज्यादा कामली डिसीजन ले पाओगे। पर्सनल फाइनेंस में स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो हर बार मार्केट का फ्यूचर सही प्रेडिक्ट कर लेता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है भैया जो अपनी फाइनेंशियल गोल्स को समझता है, रिस्क को समझता है और बिना सोचे समझे डिसीजन लेने से बचता है। गोल्ड की चमक देखना इजी है, गोल्ड को समझना इंपॉर्टेंट है और अपने पैसों के लिए सही डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। गोल्ड को समझो, अपना प्लान समझो, फिर पैसा लगाओ। यही है प्रैक्टिकल फाइनेंस, यही है द प्रैक्टिकल माइंड। उम्मीद है दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने उन दोस्तों को भेजिएगा जो गोल्ड को लेके बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं। साथ ही साथ हमारे ब्लॉग चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ।